कि कितनी लैंग्वेजेस का यूज आखिर इस पोएम के अंदर हुआ है। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि बीच बीच के अंदर कुछ और ही लिखा हुआ है, अलग ही भाषा के अंदर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो उनका क्या सेंस है, क्यों यूज किया है, इस पर चर्चा करेंगे। वही है कि मैं आपको पहली क्लास के अंदर ऐसा विश्वास दिला चुका हूं कि इतना सिंप्लीफाई करते हुए इस पोएम को पढ़ेंगे कि इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बार बार 433 बोलता नजर आऊंगा, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने कर दी उसको हम क्यों दोहराएं। एक्चुअल के अंदर सच में वास्तव में इस पोएम के अंदर 433 लाइंस ही हैं। इस पूरे लिटरेरी पीरियड के अंतर्गत बहुत सारे लेखकों के, राइटर्स के, पोएट्स के रेफरेंसेस लेते हुए नजर आएंगे। ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स के जरिए जो है एक थीम वेस्टलैंड की बताते हुए नजर आएंगे, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये आपके एग्जाम के अंदर दी वेस्टलैंड से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अभी तक, उसके अंदर 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो मेनली आपकी पोएम कहां से इन्फ्लुएंस नजर आती है, कौन सी बुक से जो है इन्फ्लुएंस नजर आती है, तो उसका नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। नमस्कार, पिछली क्लास के अंदर हमने दी वेस्टलैंड पोएम को पढ़ना शुरू कर दिया था। पिछली क्लास के अंदर टीएस इलियट का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा और दी वेस्टलैंड पोएम की किस तरह की थीम निकल कर आती है वो देखने का प्रयास हमने पिछली क्लास के अंदर किया था। अब वहां से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, वही हमारा तरीका, क्लास शुरू करने से पहले हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वेस्टलैंड के अंदर कितनी लाइंस हैं। ये एक चर्चा का विषय स्टूडेंट्स के बीच में रहता है और जो फ्रेशर्स हैं वो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि 433 लाइन है कि 434 लाइंस हैं इस दी वेस्टलैंड पोएम के अंदर। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ओ नेम क्या था। जब टीएस इलियट ने इस पोएम को लिखा था तब ये किस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट थी, उन्होंने इस पोएम का नाम क्या रखा था, फिर उसका सोर्स क्या था, पुरानी पोएम का भी क्या सोर्स था, फिर एजरा पाउंड को टीएस इलियट ने इस पोएम को भेजा तो जो आपका पोएम का नाम मिला, जो वर्तमान स्वरूप के अंदर पोएम दिखती है दी वेस्टलैंड, इसका क्या सोर्स है, यही नाम इन्होंने क्यों रखा, क्या सेंस निकल रहा है दी वेस्टलैंड का, इसको देखेंगे। उसके बाद पोएम के अंदर कौन प्रोटैगनिस्ट है, कौन नरेटर है। जैसा कि हमने क्राइदा पिकॉक के अंदर देखा कि माया प्रोटैगनिस्ट है, माया के अंदर नजर आती है। दी बर्थडे पार्टी के अंदर देखा कि स्टैनली के अंदर नजर आता है। तो आप अगर वेस्टलैंड को पढ़ेंगे, वेस्टलैंड को अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ प्रोटैगनिस्ट कौन है, लेकिन टीएस इलियट ने खुद ने बताया है कि इस नाम का जो कैरेक्टर है वो इस पोएम का प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और बाद में जो एंड के अंदर हम देखेंगे कि कितनी लैंग्वेजेस का यूज आखिर इस पोएम के अंदर हुआ है। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि बीच बीच के अंदर कुछ और ही लिखा हुआ है, अलग ही भाषा के अंदर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो उनका क्या सेंस है, क्यों यूज किया है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्लास शुरू कर रहे हैं। वही है कि नाम की पोएम है दी वेस्टलैंड, अपने आप में की पीक है, ये महाकाव्य नजर आता है आपके सिलेबस के अंदर। जो मैकबेथ है, एज यू लाइक इट ड्रामा है, उनकी तो मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह चर्चा होती है। असल पढ़ना तो यहाँ होता है, असल जो दिक्कत है तो वो तो यहाँ पे है। ये एक महाकाव्य, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि यहाँ पे 433-34 जितनी लाइन है उतने ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और वही बात है, अगर आपको डिवाइडेशन करके नहीं दिया, अंक विभाजन करके अगर नहीं दिया आपके सिलेबस के अंदर, आपका सिलेबस आने वाला है उसमें अगर नहीं होता है तो फिर दी वेस्टलैंड से फिर चाहे वो 10 बनाए 15 बनाए, जैसे पहले मैकबेथ एज यू लाइक इट के अंदर होता था और 2022 के पेपर के अंदर दी वेस्टलैंड से भी हुआ कि उसने 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए। और यहाँ पे बहुत संभावनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पोएम के अंदर से बनते हैं। लेकिन हमारा तो वही है कि मैं आपको पहली क्लास के अंदर ऐसा विश्वास दिला चुका हूं कि इतना सिंप्लीफाई करते हुए इस पोएम को पढ़ेंगे कि इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। The poem contains 433 lines, but in the first publication of the poem in Britain, by mistake the number of lines were printed 434। समझ गए क्या लिखा हुआ है कि इस पोएम के अंदर अगर आप गिनेंगे, लाइंस को गिनेंगे, तो वास्तव में 433 लाइंस ही इस पोएम के अंदर है। कितनी लाइन है? 433। लेकिन वही बात है, हर जगह 434 434 ही हमें पढ़ने को मिलता है। तो उसके पीछे कहानी ये है कि आपने देखा कि टीएस इलियट ब्रिटेन के नागरिक बन गए थे, फिर इन्होंने खुद ने इस पोएम का सबसे पहले अपनी जो उनकी मैगजीन थी क्राइटेरियन, उसके अंदर पब्लिश किया। तो उस फर्स्ट पब्लिकेशन से ही बाय मिस्टेक इस पोएम के अंदर 434 लाइंस लिख दी गई। उसके बाद यही बार बार छपता जा रहा है। फिर वही बात है कि ब्रिटेन है, गोरे लोग हैं, तो वो जल्दी से अपनी
जो गलतियां कर देते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, फिर हर जगह ये दिख रहा है कि 434 लाइन्स ही हैं। तो फिर बात ये आती है कि अगर हमारी एग्जाम के अंदर अगर ये पूछ लिया गया कि दी वेस्टलैंड के अंदर कितनी लाइन्स हैं, तो फिर हमें क्या करना है? पहली बात तो अभी तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है आपके एग्जाम के अंदर, और अगर आता है तो फिर मुझे लगता है कि 433 और 434 वाला जो मामला है वो एक साथ आएगा नहीं, और आ गया तो फिर 434 ही हमें करना चाहिए, क्योंकि वो बात है ना कि आपत्तियों के अंदर रिटन स्टेटमेंट और जो वैलिड प्रूफ होता है वो देना पड़ता है, तो पब्लिकेशन के अंदर 434 ही है, तो फिर हम 433 वाला कहाँ लाएंगे? अब ये तो नहीं कह सकते आरपीएससी को लिखित के अंदर कि आप गिन लो 433 ही है, वास्तव में 433 लाइन्स ही है, और सच में इसके अंदर सुधार होना चाहिए कि वे 433 लाइन्स है इसके अंदर, ठीक है। जो यूएस पब्लिकेशन हमने देखा था कि भाई क्राइटेरियन के बाद जो डायल के अंदर ये पब्लिश हुई, जो यूएस वाले जो पब्लिकेशंस हैं वो इस पोएम को छापते हैं तो 433 लाइन्स के साथ ही छापते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन के अंदर जो पब्लिकेशन हो रहा है वो आज भी 434 के साथ ही हो रहा है। तो ये अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 433 है कि 34 है, एग्जाम के अंदर आया तो 433 ही हमें करना है, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट जो हमारे पास उपलब्ध होगा वो 434 का ही है, 434 करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ था, अब आगे देखिएगा। यस, देखिएगा, द एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट written by Eliot contained more than 1,000 lines. His poet friend Ezra Pound edited this long manuscript and changed the title with The Westland for Ezra Pound Il Miglior Fabbro. क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको ओरिजिनल टेक्स्ट आपको उपलब्ध कराया, जैसा कि मेरा सुझाव रहता है आपको बार बार कि जब भी क्लास करो तो ओरिजिनल टेक्स्ट को सामने रख कर किया करो, ताकि कॉन्सेप्ट बने, और जितना समय आपको आप दे रहे हो, जितना समय आप पढ़ रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे। आपने अगर ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं निकलवाया तो एक बार मेरा सुझाव रहेगा गूगल पर देखिए, तभी जो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। क्या लिखा हुआ है कि जब टीएस इलियट ने जब इस पोएम को लिखा था, शुरुआत के अंदर इस पोएम को लिखा था, तो इस पोएम के अंदर 1000 से ज्यादा लाइनें थी, ठीक है। फिर जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी कि एजरा पाउंड इनके अच्छे दोस्त थे, इन्होंने इस पोएम को, इस मैन्युस्क्रिप्ट को एजरा पाउंड को भेजा, ये पूछने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई पढ़ के बता किस तरह की ये पोएम है। फिर एजरा पाउंड ने एक अच्छा काम किया, इस पोएम को एडिट करके, क्राफ्ट करके वापस टीएस इलियट को भेज दिया, ठीक है। अच्छा ही काम किया। आज 433 वाली लाइन, जो लाइनों वाली जो पोएम, वो एक महाकाव्य नजर आती है, तो सोचिए 1000 से ज्यादा अगर लाइनें इस पोएम के अंदर होती तो क्या होता, ठीक है। और फिर जो आज हमें जो वर्तमान स्वरूप टीएस जो दी वेस्टलैंड का दिखता है, वो जैसा का तैसा एजरा पाउंड ने करके भेजा था वही छपवा दिया गया, और वही हम पढ़ रहे हैं 433 वाली लाइन। मैं आपको बार बार 433 बोलता नजर आऊंगा, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने कर दी उसको हम क्यों दोहराएं। एक्चुअल के अंदर, सच में, वास्तव में इस पोएम के अंदर 433 लाइंस ही हैं, लेकिन वही बात है, एग्जाम के अंदर आ गया तो मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि 434 वाला टिक कर देना चाहिए, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो 434 वाला ही रहेगा। आपत्तियां लगाएंगे तो फिर 434 वाला ही लगेगा, क्योंकि हमारे पास उपलब्धि वो है, वो बार बार छाप रही, जहां पे 434 से रहे तो 434 टिक कर देना चाहिए। बाकी मुझे लगता है दोनों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों ऑप्शन के अंदर नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। अभी तक हमने देखा कि भाई 1000 से ज्यादा लाइनों वाली पोएम लिखी थी टीएस इलियट ने, एजरा पाउंड को भेजी, एजरा पाउंड ने 433 की करके ये टीएस इलियट को भेज दिया। अब देखना आगे क्या लिखा होगा। The original title of the poem was He to the Police in different voices, so Charles Dickens novel Our Mutual Friend। क्या लिखा हुआ है, एक बार आप इस जो तस्वीर है, फोटो, उसको देखिएगा कि अवर म्यूचुअल फ्रेंड, राइटर का नाम क्या है, चार्ल्स डिकेन। क्या लिखा हुआ है कि जब टीएस इलियट ने 1000 वाली पोएम, 1000 प्लस वाली लाइंस की पोएम लिखी थी, तब उन्होंने इस पोएम का, दी वेस्टलैंड पोएम का, शुरुआत के अंदर नाम रखा था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ठीक है। और उसका सोर्स क्या था, उसका रेफरेंस क्या था, वो ये था, आवर म्यूचुअल फ्रेंड चार्ल्स डिकेन का, ठीक है। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई ये पोएम कॉम्प्लेक्स इसलिए नजर आती है कि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे एल्यूजन्स और संकेत के जरिए जो है अपनी पोएम का सेंस समझाने का प्रयास किया, इसलिए ये पोएम कॉम्प्लेक्स नजर आती है। हम अगर रेफरेंसेस को समझ गए, सिंबल्स को समझ गए, एल्यूजन्स की कहानी को अगर समझ लिया, तो फिर केवल फैक्ट सेंस पोएम के अंदर ये भी इतनी मुश्किल फिर नहीं रहेगी। एक बार मैं आपको और ठीक से बताता हूं कि वेस्टलैंड के अंदर आखिर है क्या। एक बार आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर वेस्टलैंड के ऊपर आएंगे हम। जैसा कि मानो आपने बॉलीवुड की 20 मूवीज देखी,
ठीक है, एक ही थीम की 20 मूवीज आपने देख ली। क्या थीम थी मूवीज की? लव स्टोरीज थी। आपने लव स्टोरीज की 20 मूवीज बॉलीवुड की देख ली। अब आपको ये कहा जाए कि भाई आपने 20 मूवीज देख ली, लेकिन मुझे आप एक 21वीं मूवी बनाकर दो जिसके अंदर आप इन 20 का रेफरेंस यूज करो, सिंबल्स यूज करो, अपने शब्दों के अंदर बताओ कि लव स्टोरी क्या होती है। तो फिर आप क्या करोगे? यही करोगे ना कि भाई अगर मानो आपने 20 देखी, एक के अंदर आपने सिमरन की कहानी पढ़ी, एक के अंदर राज की कहानी पढ़ी, एक के अंदर राधा की कहानी पढ़ी, एक के अंदर एक्स की पढ़ी, एक के अंदर वाई की लव स्टोरी देखी, अलग अलग लव स्टोरीज है। फिर आप जो है एक 21वीं स्क्रिप्ट बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लोगे, इसका रेफरेंस ले लोगे कि भाई इसके अंदर प्रेम इस तरह हुआ था, इसके अंदर इस तरह से प्रेम हुआ था, इसके अंदर इस तरह की लव स्टोरी दिखाई गई, इसके अंदर इस तरह की लव स्टोरी दिखाई गई, और काट छाट करके इधर से चोरी चकारी करके इधर से रेफरेंस संकेत लेते हुए थोड़ी सी खुद का मसाला मिलाते हुए आपने एक 21वीं लव स्टोरी बना दी। ऐसे ओरिजिनली भी बॉलीवुड इस तरह से ही करता नजर आता है, चाहे गाने हो चाहे उनकी मूवीज हो, वो रेफरेंसेस लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं? हॉलीवुड से ही दिखते हैं, कई बार इनकी चोरी पकड़ी भी जाती है। वेस्टलैंड के अंदर भी कुछ हमें ऐसा सा ही होता हुआ दिखाई देगा कि दी वेस्टलैंड पोएम के अंदर जो हमें थीम दिखती है डिसइल्यूजनमेंट की, उसको इन्होंने इस तरह से समझाया है कि चौसर से लेकर जो लिटरेरी पीरियड हम शुरुआत होती है, चौसर से लेकर जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी पीरियड है, इस पूरे लिटरेरी पीरियड के अंतर्गत बहुत सारे लेखकों के, राइटर्स के, पोइट्स के रेफरेंसेस लेते हुए नजर आएंगे। ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स के जरिए जो है एक थीम वेस्टलैंड की बताते हुए नजर आएंगे। डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, डिसइल्यूजनमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह की जो साइकी हो रखी है मानव की, वर्तमान मानव की, मॉडर्न मैन की, वो ये रेफरेंसेस और सिंबल्स के जरिए कहते हुए नजर आएंगे। सिंबल्स और रेफरेंसेस का इस तरह से जो इन्होंने वेस्टलैंड के अंदर यूज किया है, ठीक है। वही जो हमने देखा कि भाई जो पुराना नाम था दी वेस्टलैंड का, वो था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, और इसका इनको मोटिवेशन कहां से मिला, इस तरह का टाइटल इन्होंने क्यों रखा? वो टाइटल था आवर म्यूचुअल फ्रेंड चार्ल्स डिकेन के नॉवल से इनको मोटिवेशन मिला। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी कहानी इसके पीछे की बता देता हूँ कि भाई इस नॉवल के अंदर इस तरह का करेक्टर होता है कि वो अलग अलग आवाजों के अंदर बातें कहते हुए नजर आता है। तो फिर जैसा कि हमने देखा कि भाई ये भी डिसइल्यूजनमेंट को अलग अलग रेफरेंसेस के जरिए कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर उनको ये मिल गया, हिंट मिल गया कि भाई इस तरह का टाइटल हम इस पोएम का रख देते हैं, ठीक है। फिर एजरा पाउंड ने इसको तो काट दिया इस टाइटल को, और फिर ये कहा कि भाई आप दी वेस्टलैंड रखो। अब दी वेस्टलैंड के पीछे क्या रेफरेंस है, उसका मोटिवेशन कहां से मिला, वो देखने वाले हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको दी वेस्टलैंड के अंदर से मिलेंगे कि भाई पुराना नाम क्या था, कितनी लाइन्स हैं, किसको डेडिकेटेड ये पोएम टीएस इलियट ने लिखा है, किसने जो है इस पोएम को एडिट किया है, अभी तक हमने वो देखा। आगे देखिएगा, यस आगे देखिएगा, द सोर्स ऑफ द प्रेजेंट टाइटल एंड द प्लान ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड वाज टेकन फ्रॉम मिस जेसी वेस्टन बुक ग्रे लेजेंड फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। एक बार वो पूरा पढ़ देता हूं, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे, उसी से जो है ठीक से समझ में आएगा। द सोर्स ऑफ द रेफरेंसेस टू वेजिटेशन सेरेमनीज गोड्स एटिस एडोनिस वाज टेकन फ्रॉम जेम्स फ्रेजर फेमस बुक द गोल्डन बाउ। द मिथिकल बैकग्राउंड्स टू द पोएम आर ड्राइव्ड फ्रॉम दीज टू बुक्स। एक बार क्या लिखा हुआ है उसको खुद भी पढ़िएगा और साथ में जो तस्वीर लगी हुई है उसको भी देखिएगा, फिर हम डिटेल के अंदर चर्चा करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। यस, पिछली स्लाइड के अंदर जैसा कि हमने देखा कि भी ओरिजिनली 1000 प्लस लाइनों वाली पोएम थी, उसका नाम रखा था टीएस इलियट ने ही डू द प्लेस इन डिफरेंट वॉइसेस। उसका जो रेफरेंस था वो चार्ल्स डिकेन का नॉवल था, उसका क्या नाम था, अवर म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद एजरा पाउंड ने पोएम का नाम सुझाया दी वेस्टलैंड। अब दी वेस्टलैंड टाइटल जो इन्होंने रखा है उसके पीछे क्या रेफरेंस है, और जो दी वेस्टलैंड की थीम निकल कर आती है उसके पीछे क्या कहानी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो आपकी पोएम है दी वेस्टलैंड, वो मेनली इन्फ्लुएंस नजर आती है मिस जेसी वेस्टन की बुक है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये आपके एग्जाम के अंदर दी वेस्टलैंड से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अभी तक, उसके अंदर 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो मेनली आपकी पोएम कहाँ से इन्फ्लुएंस नजर आती है, कौन सी बुक से जो है इन्फ्लुएंस नजर आती है, तो उसका नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। क्यों है, क्या है इसकी कहानी, वो हम देखने वाले हैं। एक बार और जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा। उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि डिसइल्यूजनमेंट
ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह की ह्यूमन साइकी हो रखी है, वो ये पोएम के अंदर मेनली कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कई रेफरेंसेस, कई सिंबल्स और कई एल्यूजन्स के जरिए कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर एक ग्रीक माइथोलॉजी के कई किस्से कैरेक्टर्स का यूज करेंगे और फिर हमें ये बता रहे हैं रेफरेंसेस के जरिए। तो जो ग्रीक माइथोलॉजी वाला जो हिसाब किताब है, वो इन्होंने जो दूसरी बुक है वहां से उठाया है, वहां से मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। और उस बुक का क्या नाम है? द गोल्डन बाउ। और वो किसकी बुक है? जेम्स फ्रेजर की बुक है। ये आपसे अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। मेनली जो आपकी पोइम है वो मोटिवेटेड नजर आ रही है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से, और उसके बाद जो ग्रीक माइथोलॉजी वाला जो हिसाब किताब है वो इन्होंने लिया है द गोल्डन बाउ से। ठीक है, ये लिखा हुआ आगे देखिएगा। यस, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, और जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उससे आप क्या समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप जो लिखा हुआ उसको खुद से पढ़िए और एक बार तस्वीर को भी देखिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या है। यस, पिछली स्लाइड के अंदर जैसा कि हमने देखा कि आपकी जो पोएम है उसका टाइटल और जो थीम वेस्टलैंड की है वो इन्फ्लुएंस नजर आती है जेसी वेस्टन की जो बुक है रिचुअल टू रोमांस से। अब बात है अगली स्लाइड के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर रिचुअल टू रोमांस के अंदर ऐसा क्या था कि टीएस इलियट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दी वेस्टलैंड की रचना उन्होंने की। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने से पहले कि रिचुअल टू रोमांस के अंदर ऐसा क्या था, एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, फिर उसको रिलेट करेंगे रिचुअल टू रोमांस से, वेस्टलैंड से, टीएस इलियट से। समझना कि मानो कोई राइटर है, ए नाम का कोई राइटर है, या फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, फेसबुक पर अच्छा लिखते हुए नजर आते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर अच्छा लिखते हुए नजर आते हैं, ट्विटर पे, एक्स पे अच्छा लिखते हुए नजर आते हैं। तो क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया है कि ऐसा क्या हुआ उस व्यक्ति के अंदर कि उसके फ्लो ऑफ थॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर वो लिखता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतना मजबूर हो गया, इतना मोटिवेट हो गया, इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया कि उसके फ्लो ऑफ इमोशंस के अंदर उसने एक रचना किसी ना किसी मुद्दे पर उसने बात रखी है। ठीक है, तो फिर उसको मैं ऐसे समझता हूँ कि मानो ए नाम के राइटर ने कोई पॉलिटिकल थॉट्स लिखे, कोई भी किसी भी तरह के थॉट्स उसने लिखे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे क्या कहानी होती होगी, तो मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि जो ए नाम का व्यक्ति था, उसने राइटिंग की, राइटर है, उसकी जो साइकी है वो लगातार पॉलिटिकल हो रखी है। वो लगातार इन मुद्दों पे सोच रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल थ्योरी अच्छी है, ये पॉलिटिकल थ्योरी अच्छी है, वो पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, इसको ज्यादा वोट मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। और फिर इस जो इसकी लगातार साइकी पॉलिटिकल हो रखी है, इस साइकी के अंदर, इस साइकी से मिलता जुलता वो कोई ना कोई वीडियो देखता है या फिर कोई ना कोई राइटिंग पढ़ता है, तो फिर वो इतना मोटिवेट होता है कि फिर उसके अंदर फ्लो ऑफ इमोशंस होते हैं और वो लिखता हुआ हमें नजर आता है। अक्सर जो राइटर्स होते हैं उनकी राइटिंग के अंदर हमें यही नजर आएगा कि अगर उन्होंने कोई रचना की है तो कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस नजर आएंगे। और ऐसा ही टीएस इलियट के साथ रिचुअल टू रोमांस को पढ़ने के बाद हुआ है। क्या हुआ है उसको देखिएगा। जैसा कि हमने देखा कि आपकी पोइम वो इन्फ्लुएंस नजर आती है रिचुअल टू रोमांस से। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि जब टीएस इलियट दी वेस्टलैंड लिख रहे थे तब इनकी साइकी किस तरह की थी, पढ़ा था ना हमने कि भाई ये हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे थे, इनकी फैमिली क्राइसिस हो रखी थी, और मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो निराशा का और जो सैडनेस का माहौल यूरोप साइड हो रखा था उससे प्रभावित नजर आते हैं। उस तरह की साइकी हो रखी थी इनकी, और फिर उस बीच के अंदर ही रिचुअल टू रोमांस पढ़ लेते हैं। या फिर इसको ये कहो कि वे पहले इन्होंने पढ़ी होगी, उससे रिलेट कर जाते हैं जो इनकी साइकी हो रखी थी, और फिर जो है ये दी वेस्टलैंड ये लिख डालते हैं। ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। अब रिचुअल टू रोमांस के अंदर ऐसा क्या है कि भाई इनकी साइकी मैच कर जाती है उसके साथ, उसमें अंदर क्या कहानी है उसको पढ़िएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। वही यहाँ पे लिखी हुई है कि रिचुअल टू रोमांस के अंदर आखिर 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 है क्या। रिचुअल टू रोमांस के अंदर द फिशर किंग नाम का एक राजा है, उसका एक किंगडम है। उसके राज्य के अंदर ऐसा होता है कि उसके जो कुछ सैनिक होते हैं वो चर्च के अंदर नन का रेप वेप कर देते हैं, और उसके प्रभाव के अंदर कुछ ऐसा सा होता है कि राज्य के अंदर भयंकर अकाल पड़ता है, तो बारिश वारिश होती नहीं है। उसके बाद
राजा जो है थक हार के जो भविष्यवक्ता होते हैं, पंडित वंडित होते हैं, उनसे पूछता है कि भाई इसका उपाय क्या है। तो जो भविष्यवाणियां करने वाले लोग होते हैं वो उपाय बताते हैं कि आपको होली ग्रेल लाना होगा। अभी होली ग्रेल क्या है? जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, जो क्रॉस वाला निशान आप देखते हैं, उस बीच में ऐसा हुआ था कि सूली पे चढ़ाते वक्त जब उनका खून वून था, वो जिस बर्तन के अंदर इकट्ठा हुआ था उसको होली ग्रेल बोलते हैं। तो जो भविष्यवाणी करने वाले लोग थे वो ये कहते हैं कि भाई वो आप होली ग्रेल लेकर आओ और वो चर्च के अंदर आप स्थापित करो, तब जाकर जो है आपकी ये बैरननेस है, जो वेस्टलैंड आपकी हो रखी है, जो राज्य की दुर्दशा आपकी हो रखी है, वो ठीक होगी। ठीक है? उसके बाद जैसा कि मैंने आपके लिए रेड की है कि ये कहानी यहीं पे इनके इर्द-गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। द फिशर का किंग नाम का राजा है, उसको होली ग्रेल लाने के लिए कहा जाता है और फिर जो नाइट नाम का योद्धा है, वो घूम फिर के, ढूँढ-ढाँड के होली ग्रेल ले आते हैं और चर्च के अंदर स्थापित करते हैं और उसके बाद जो राज्य की स्थिति सुधरती है। ठीक है? तो जो बैरननेस, जो बारिश-वारिश नहीं हो रखी थी, जो अकाल पड़ गया था, वो वेस्टलैंड के रूप में दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? रिचुअल टू रोमांस के अंदर। और फिर ये जो टाइटल है, ये आपके टीएस इलियट आपकी पोएम का हमें देते हैं और ये अपनी पोएम का नाम टाइटल वो रखते हैं। तो ये वेस्टलैंड जो है, जो साइकी हो रखी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मॉडर्न मैन की, जो बैरननेस, जो डिसिल्यूजनमेंट हो रखा है, उससे रिलेट करते हैं कि भई वर्तमान जो मानव है, उसकी भी स्थिति कुछ इसी तरह की हो रखी है कि वो भी बैरन है, वो भी सैड है, वो भी ग्लूमी है, वो भी ब्लीक है। ठीक है? इस तरह से जो है उन्होंने रेफरेंस लिया है, एल्यूजन लिया है, कहाँ से? रिचुअल टू रोमांस के अंदर। और रिचुअल टू रोमांस के अंदर जो फिशर किंग है उसकी इस तरह की कहानी है और यही फिर आपकी पोएम के अंदर नज़र आएगा कि वो बार-बार आपको जो है ग्लूमी पिक्चर दिखाएँगे, डिसइल्यूजनमेंट दिखाएँगे, डिग्रेडेशन दिखाएँगे और फिर लास्ट के अंदर जो है, जैसा कि रिचुअल टू रोमांस के अंदर हुआ है कि भई होली ग्रेल जो है, वो ढूँढ कर ले आते हैं, चर्च के अंदर स्थापित कर देते हैं। तो टी.एस. एलियट उसके बाद आपको ये भी बताएँगे कि भई इसकी जो जो वर्तमान जो माहौल है, जो सैड वाला माहौल है, जो ग्लूमी वाला माहौल है, उसका जो समाधान है वो यही है कि मानव को, मॉडर्न मैन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौटना होगा। उसको आध्यात्मिकता की तरफ लौटना होगा। इसी कारण अगर आप पोएम देखेंगे तो जो लास्ट के अंदर आपकी पोएम शांति, शांति, शांति के साथ खत्म होती है। ठीक है? इस तरह से वो रिचुअल टू रोमांस के साथ रिलेट करते हैं और इसी कारण जो आपका पोएम का टाइटल और थीम है, वो रिचुअल टू रोमांस से मोटिवेट नज़र आती है। अब आगे देखिएगा। यस, अब देखिएगा प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम। ए कैरेक्टर इन माइथोलॉजी, Tiresias, according to Eliot, is the central figure of the poem. दी वेस्टलैंड पोएम का जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर है, ये टी.एस. इलियट ने ही ये बताया है। वो कौन है? टायरेसियस। क्या उसका जो है पास्ट है कि वो ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। कहाँ से रेफरेंस लिया टायरेसियस का? टी.एस. इलियट ने ग्रीक माइथोलॉजी से। आगे देखिएगा। He is the spectator of the modern Westland and what Tiresias see is the substance of the whole poem. ठीक है? ज़्यादा जैसा कि हम द बर्थडे पार्टी पढ़ते हैं या क्राई द पीकॉक पढ़ते हैं, उसके अंदर भी प्रोटैगनिस्ट हम देखते हैं कि भाई क्राई द पीकॉक के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो माया है। ये आम रीडर को भी समझ में आ जाएगा कि भाई बार-बार माया की बात हो रही है तो कहानी का मुख्य पात्र माया है। लेकिन दी वेस्टलैंड के अंदर ऐसा नहीं नज़र आएगा कि भाई टेरेसियस जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है। ये हमें तब पता लगता है जब टी.एस. इलियट ने जो वेस्टलैंड इतनी मुश्किल पोएम थी, जब ये आई थी तब किसी को समझ में नहीं आई। फिर टी.एस. इलियट ने ही नोट्स साथ के अंदर दिए हैं। भई रेफरेंसेस का इन्होंने नोट्स बना के दिया है कि भई इस लाइन के अंदर मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया है, तब जाकर ये समझ में आता है कि भई इस लाइन का ये सेंस निकल रहा है। और फिर टी.एस. इलियट ने ये बताया है कि भई जो दी वेस्टलैंड पोएम का जो नरेटर है वो टेरेसियस है। और इसको मैंने ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है। ठीक है? इसकी क्या कहानी है उसको देखिएगा। हिस्टोरिकली ही इज कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ किंग ओडिपस, थेब्स यूनान का कोई शहर है, वहां से रिलेट करता है। इन द पोएम टेरेसिस इज प्रेजेंटेड एज बाइसेक्सुअल। पोएम के अंदर जो टेरेसिस को दिखाया गया है वो बाइसेक्सुअल है। ही इज ब्लाइंड बट हैज द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड इमोर्टेलिटी। ये अंधा है लेकिन इसको जो ये भविष्यवाणियां करता है और ये अमर है। इस तरह का जो टेरेसियस को पोएम के अंदर दिखाया गया है, ज्यादा जिक्र नहीं होता है। जो पार्ट थर्ड है, सेक्शन थर्ड है आपकी पोएम का, फायर सरमन, द फायर सरमन,
उसके अंदर लाइन नंबर 218 और शायद 228, कंफर्म नहीं हूं, जहां तक है यही है। यहाँ पे केवल 2-3 बार टेरेसिस का जिक्र होता है, जहां पे इस तरह की लाइन आती है आई टेरेसिस, तब जाकर ये पता लगता है कि भाई हाँ, जो टेरेसियस दूर से देख रहा है वो हमें बताया जा रहा है, और जो स्पेक्टेटर और जो नरेटर प्रोटैगनिस्ट है इस पोएम का, वो टेरेसिस नाम का कोई कैरेक्टर है, और उसका संबंध ग्रीक माइथोलॉजी से है। ये आपको ध्यान रखना है। टेरेसियस से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि वेस्लिन का जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, नरेटर कौन है। और अगर आप पेपर्स देखेंगे तो टेरेसियस से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा कि भाई कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। एक बार आप तस्वीर भी देख लीजिएगा, ताकि विजुअल्स जो है हमारा माइंड जल्दी पकड़ता है, तो आपको ध्यान रह जाए कि भाई टेरेसियस का इस तरह का कैरेक्टर है, ये अंधा आदमी है, अमर है, बाइसेक्सुअल है। इस तरह से पोएम के अंदर टीएस इलियट ने टेरेसियस को प्रेजेंट किया है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ए ब्लाइंड प्रॉफिट हु हैड टू लिव ए 7 ईयर वुमन लाइफ ड्यू टू ए कोर्स। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी आगे लिखी हुई है कि भाई अंधे हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और इनको इस तरह का कुछ श्राप मिला हुआ है कि भाई ये 7 साल जो है महिला का जीवन भी जीते हैं। अब इस पर आपको विचार करना है कि इन्होंने टेरेसिस को ही क्यों मुख्य पात्र चुना है। तो जिस टॉपिक पे, जिस सेंस में हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई टीएस इलियट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह का माहौल, जिस तरह का निराशा वाला माहौल हो रखा था, उसका जो सेंस है वो दी वेस्टलैंड के अंदर बताते हुए नजर आते हैं, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो टेरेसिस जो है उसके अंदर महिला वाले भी गुण हैं, पुरुष वाले भी गुण हैं। तो इन्होंने इस कैरेक्टर को, ग्रीक माइथोलॉजी का जो एक कैरेक्टर है, उसको इसलिए चुना है कि भाई वो जो मैन साइकोलॉजी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको भी ठीक से बता सके, और जो फीमेल साइकोलॉजी हो रखी है उसको भी ठीक ठीक तरीके से बता सके। क्योंकि भाई इसको तो इस तरह का श्राप मिला हुआ है कि 7 साल जो है महिला का जीवन जिएगा, उसके अंदर तो दोनों ही गुण है, दोनों साइकोलॉजी समझता होगा। इस कारण जो है टी.सी. इलियट ने टेरेसिस नाम का जो कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी से, उसको चुना है। ठीक है, सन ऑफ निफ चार्ली को एक थोड़ा फैक्ट और लिखा हुआ है, आपकी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, और यही ऑप्शन ठीक हुआ था। ये थोड़ा सा डीप ही है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है कि आपको इतना ध्यान रखना है भाई कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर कोई टेरेसिस की इस तरह की कहानी है, और उसके जो पिता का नाम था वो है निफ चार्ली को। ठीक है, यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो टेरेसियस है। टेरेसियस का कोई ज्यादा जिक्र नहीं होता है, जैसा कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि भाई 218 और 228 पार्ट थर्ड के अंदर जाके हमें पता लगेगा कि पहली बार ये नाम सुनाई देगा कि टेरेसियस। ठीक है, तो पार्ट थर्ड का नाम क्या है, द फायर सरमन। आगे देखिएगा, यस देखिएगा, देयर आर 7 लैंग्वेजेस हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। अब ये भी एक अच्छा फैक्ट है, और इसी कारण जो, जैसा कि हमने देखा कि इतने सारे रेफरेंसेस हैं, इतने सारे संकेत हैं, इतने सारे एल्यूजन्स इस पोएम के अंदर हैं कि अपने आप में एक एपिक नजर आता है, एक महाकाव्य नजर आता है। एक और जो खास बात इस पोएम की है कि इस पोएम के अंदर आपको 7 भाषाओं का यूज होता हुआ दिखाई देगा। आप अगर ओरिजिनल टेक्स्ट जो देख रहे हैं, टेक्स्ट आपको उपलब्ध कराया गया उसको देख रहे हैं, तो आप शुरुआत के अंदर ये पाएंगे कि जो एपिग्राफ है, ठीक है, क्या होता है एपिग्राफ, इस पे चर्चा करेंगे। उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इंग्लिश तो नहीं है। वहां पे 2 भाषाओं का यूज हुआ है। कौन सी 2 भाषाओं का, लैटिन और ग्रीक। उसके बाद जो डेडिकेटरी नोट इन्होंने लिखा है एजरा पाउंड के लिए, वहां पे आपको एजरा पाउंड तो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो है, जो लिखा हुआ है पिबलिन मिग्लियो, इस तरह का जो लिखा हुआ है, क्या सेंस निकल रहा है उसका, द बेस्ट क्राफ्टमैन, वो कौन सी भाषा के अंदर है, इटालियन भाषा के अंदर है। उसके बाद जब आपकी पोएम शुरू होती है, तो पोएम के अंदर भी जो है जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, 3 भाषाओं का यूज होता हुआ हमें दिखाई देगा। इंग्लिश का तो है ही, इंग्लिश यहाँ पे लिख ली है। तो आपको अगर, वही बात है, अच्छे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन, जैसा कि हम बार बार इस बात पे चर्चा करते हैं कि दी वेस्टलैंड इतने फैक्ट से भरा हुआ है कि इसके अंदर चाहे आप 500 क्वेश्चन निकाल लो, तब भी ऐसा लगता है कि कुछ और संभावना यहाँ पे बचती हुई हमें दिखेगी। ठीक है, 7 भाषाओं का इस पोएम के अंदर यूज हुआ है। जो फर्स्ट लाइन है, टेल इज द टिलुस्ट मंथ, वो आपको इंग्लिश से शुरुआत होगी, और जो पोएम की एंड होगी, शांति शांति शांति, वो संस्कृत पे खत्म होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई एपिग्राफ के अंदर कितनी लैंग्वेज यूज हुई है। संभावना कम रहती है, लेकिन वही बात है ना, फैक्चुअल एग्जाम है तो कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे हम जब एपिग्राफ पढ़ेंगे, डेडिकेटरी नोट पढ़ेंगे, तो वैसे ही याद हो जाएगा। एपिग्राफ के अंदर 2 लैंग्वेज है, लैटिन, ग्रीक, और जो डेडिकेटरी नोट है उसके अंदर इंग्लिश है, इटालियन है। और उसके बाद आपको पोएम, जब आपकी शुरुआत होगी, पोएम के अंदर आपको इंग्लिश दिखेगी,
जर्मन दिखेगी, फ्रेंच दिखेगी, संस्कृत दिखेगी। जो फर्स्ट लाइन है पोएम की वो इंग्लिश के अंदर है, अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ, और जो पोएम खत्म होती है शांति शांति शांति, वो संस्कृत से खत्म होती है। ठीक है, वही जो एपिग्राफ, एपिग्राफ ये है। एपिग्राफ क्या होता है? जैसा कि कोई भी 9th-10th के अंदर हम निबंध लिखते थे कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, फिर उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस पे लिखना है अभ्यास पे लिखना है, तो फिर आप इस तरह की कोटेशन को लिखकर आप शुरू कर देते थे। ऐसा हम करते थे 9th-10th के अंदर। क्यों करते थे? हम तो इसलिए करते थे कि यार इस तरह का कोटेशन चेप देंगे तो टीचर प्रभावित होगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। बाकी एपिग्राफी ही होता है, एपिग्राफ का मतलब होता है कि भई जो राइटिंग मैं नीचे करने वाला हूँ, उससे मिलता-जुलता कोटेशन मैंने ये लिखा है और इस कोटेशन की जो थीम निकल रही है, उससे मिलती-जुलती थीम में मैं लिखना चाह रहा हूँ। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति, करत जड़मति होत सुजान, यानी कि क्या सेंस निकल रहा है, प्रैक्टिस अभ्यास। तो नीचे जो है मैं प्रैक्टिस पे लिखने वाला हूँ। तो एपिग्राफ जो है, एपिग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो भाषा है वो लैटिन है और उसके बाद जो ये सिग्मा फिग्मा दिखने लगे हैं आपको, ये ग्रीक है। इन्होंने एपिग्राफ के अंदर भी 2 भाषाओं का यूज़ किया है। इसका क्या सेंस निकल रहा है, वो हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एपिग्राफ के अंदर 2 लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद जो डेडिकेटरी नोट है, जैसा कि हमने देखा था, एज़रा पाउंड के लिए इन्होंने लिखा है, इल मिglior fabbro, द बेस्ट क्राफ्टमैन। ठीक है? उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एज़रा पाउंड इन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा है और जो ये भाषा है वो इटालियन है और डेडिकेटरी नोट के अंदर भी 2 भाषाओं का यूज़ हुआ है। उसके बाद जो पोएम है, पोएम हम पढ़ने वाले हैं, पोएम के अंदर ये 3 भाषाओं का यूज़ होता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है? इस तरह से आज की क्लास के अंदर कितनी भाषाएँ इस पोएम के अंदर हैं और एपिग्राफ के अंदर क्या है, डेडिकेटरी नोट के अंदर कितनी पोएम है वो देखा, एरेसिस को पढ़ा, मुख्य प्रोटैगनिस्ट है आपकी पोएम का। ठीक है? उसके बाद पोएम कहाँ से आपकी जो है इन्फ्लुएंस्ड है, रिचुअल टू रोमांस, रिचुअल टू रोमांस में किस तरह की कहानी है उसको देखा। उसके बाद जो पोएम का ओल्ड नेम क्या था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, उसका क्या सोर्स था उसको देखा। और पोएम के अंदर ओरिजिनली कितनी लाइन है, क्या कहानी है 433 और 34 के बीच के अंदर, उसको पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि फैक्ट्स जो है आपको याद हो रहे होंगे। देखिए तरीका यही है कि सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने रख तो रहा हूँ, लेकिन लंबे समय तक आपको तभी याद रहेगा जब आप एट लीस्ट वेस्टलैंड के अंदर खुद के नोट्स बनाइए। मैं आपके सामने 3-3 4-4 लाइनों की पीपीटी लेके आ रहा हूँ। इसको आपको इस कम से कम इनको आप जो है लिख देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए लिख लिया करो ताकि याद हो जाएगा और यही फैक्ट्स आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और यही फैक्ट्स जो है वेस्टलैंड से आगे पूछे की संभावना रहेगी। ठीक है? अब अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। 5 पार्ट है वेस्टलैंड के, उनके पीछे क्या कहानी है और फिर जो द ब्रियल ऑफ द डेड है आपका, वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।